हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पाठ्यक्रम के जो दो नंबर वाले प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा में संलग्न है और उसी क्रम को हमने काफ़ी समय से शुरू करा हुआ है। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रश्न वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं और आज हम उन्हीं प्रश्नों के जो दो नंबर के प्रश्न आते हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जो प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद कब और क्यों किस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे, तो उनका जो उत्तर है वो है 1893 में शिकागो जो अमेरिका में है वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद अपनी प्रतिभागिता देने के लिए गए थे। उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन में उन्हें बुलाया गया और वहाँ पर एक ऐसा प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसमें स्वामी विवेकानंद ने धर्म की ही नहीं वरन भारत की एक विशेष जो महत्वता थी उसको वहाँ उजागर किया था कि भारत की जो संस्कृति समृद्धि है उसको स्वामी विवेकानंद ने इस विश्व धर्म सम्मेलन में जो धर्म हमारा मेरुदंड है, जो भारत की संस्कृति का प्रमुख चीज है, जो हमारी संस्कृति में, उस संस्कृति का उन्होंने वहाँ पर शिकागो में वो प्रदर्शन किया जो विश्वविख्यात बनकर रह गया। तब से स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। अगला प्रश्न आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना मैडम ब्लेवास्की ने की थी और कर्नल आलकोट ने की थी, लेकिन ये इसे पहचान दिलाने में इतने सफल नहीं हो पाए। बाद में आयरिश महिला जो थी एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक महत्व दिलवाया और उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट और इसकी स्थापना जो मैडम ब्लेवास्की और कर्नल आलकोट ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व कौन कौन से संगठन मौजूद थे? हमें ज्ञात है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था या भारत में एक अंग्रेजों के ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में एक जो संस्था खोली गई, जो संस्था ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में कांग्रेस एक संगठित रूप में सामने आया था, उससे पूर्व भी छोटी छोटी ऐसी संस्थाएं मौजूद थी जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में कुछ कार्यवाही करने का प्रयोग किया था। तो वो छोटी छोटी संस्थाएं कौन सी थी जो कांग्रेस से पूर्व भी भारत में विद्यमान रही थी? तो कुछ संस्थाओं के नाम मैं आपको यहाँ बता रही हूँ और वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसका निर्माण 1851 में हुआ था। उसके बाद में है इंडिया लीग, 1875 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में है इंडियन एसोसिएशन जिसका निर्माण 1876 में हुआ था और पूना सार्वजनिक सभा इसका निर्माण 1867 में हुआ था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत में भी जैसे इंडियन प्रेसिडेंसी और भी मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम लीग या इस टाइप की बहुत सारी ब्रिटिश इंडियन लीग ऐसी संस्थाएं, छोटी छोटी सी संस्थाएं मौजूद थी, लेकिन वो ब्रिटिश प्रशासन का सामना करने में सफल नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस एक संगठित और सुसंगठित रूप में उभर कर आया और उसी के प्रयासों से हमें बाद में आजादी मिली। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की दो प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारी बाधाएं रही और वो बाधाएं कौन कौन सी थी उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो वो बाधा थी सांप्रदायिकता और दूसरी बाधा थी अस्पृश्यता।
तो उस समय माहौल बहुत ही गंभीर था और सांप्रदायिकता, सभी जातिवाद और संप्रदायवाद को महत्वपूर्ण स्थान देते थे और इनकी वजह से भारतवासियों में सदैव संघर्ष चलता रहता था। इसी संघर्ष और विरोध में वो संगठित होने में असमर्थ रहते थे। तो ये बहुत बड़ी बाधा थी उस समय की। जब अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाए जा रहे थे तो सांप्रदायिकता ने एक बड़ी बाधा का काम किया। और दूसरी बाधा थी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि जहाँ पर स्पर्श करने को, जैसे छूत और निम्न जातियाँ थी, उन निम्न जातियों को अछूत माना जाता था और उनके छूने से या उनको कहीं सार्वजनिक स्थानों में उनका प्रवेश निषेध था। तो ये दो प्रमुख बाधाएं थी जो उस समय मौजूद थी और भारत के लोगों ने इस दो बाधाओं के समाधान के बाद ही एक संगठित प्रयास करके आज़ादी की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है कि 1905 में, हम जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ था। तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 1905 की मुख्य घटना के रूप में हम देख सकते हैं इसको कि 1905 की मुख्य घटना क्या थी। मुख्य घटना क्या रही, तो हम कह सकते हैं बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इस बंगाल विभाजन में मुख्य प्रारंभ क्या रहा कि बंगाल विभाजन में किसने और क्यों किया, तो बंगाली राष्ट्रीयता का दमन करने व सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, फूट डालने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया था, बंगाल विभाजन करवाया था। हमें ज्ञात है कि जो भारतीय स्वतंत्रता की लॉ है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण वहीं हुआ था, तो वहीं से उसका विरोध भी प्रारंभ हुआ था। तो 1905 की मुख्य घटना थी बंगाल विभाजन। तो ये किसने करवाई थी, लॉर्ड कर्जन ने इस घटना को अंजाम दिया था, जब उन्होंने देखा कि भारतीयों में सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता का बोलबाला है। तो उन्होंने इसी सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता को एक मुख्य आधार बनाते हुए भारतीयों में और अधिक फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और उसी नीति के चलते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें लॉर्ड कर्जन जो थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो 1905 को दो बातों के लिए जाना जाता है, पहला बंगाल विभाजन के रूप में और दूसरी बात यदि हम कहते हैं तो किसने करवाया बंगाल विभाजन, तो आंसर आएगा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने इसे मुख्य रूप से इस विभाजन में मुख्य भूमिका उन्हीं की रही थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई। तो हमें जानना है कि कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब व कहाँ हुई। तो आंसर है 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उन्हें रिपीट करेंगे कि कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना। तो आंसर है 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसी का प्रश्न है, इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किसने की थी कांग्रेस की स्थापना। तो आंसर है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना हुई और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था।
एलन ऑक्टेवियन ब्लूम इनका पूरा नाम था। और 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जगह थी मुंबई और जगह कॉलेज का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के या राष्ट्रीय आंदोलन के काल का यदि हमें विभाजन करना हो कि राष्ट्रीय आंदोलन के काल को हम किन रूपों में विभाजित कर सकते हैं, वो कौन कौन से काल हैं, तो उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के काल को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है उदार व नर्म राष्ट्रीयता का काल। उदार व नर्म राष्ट्रीयता का काल जिसे 1885 से 1905 का माना जाता है इस कार्यकाल को कि उदार व नर्म राष्ट्रीयता का काल। दूसरा है इसी का अपोजिट उग्र व गर्म राष्ट्रीयता का काल, इसको कहा जा सकता है उग्र व गर्म राष्ट्रीयता का काल, जिसे 1905 के बाद से 1906 से 1919 का काल माना जाता है। और तीसरा जो काल है वो है राष्ट्रीय आंदोलन का युग, जिसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। यह है 1920 से लेकर 1947 तक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के कालों को हम अधिक सुविधा के लिए 3 भागों में बांट देते हैं, रिवाइज करते हैं। तो वो क्या है? उदार, उग्र और राष्ट्रीय आंदोलनों का युग। तो उदार को नर्म राष्ट्रीयता का काल भी कहा जाता है क्योंकि उस समय जो कार्य प्रणालियां थी उदार राष्ट्रवादियों की, वो बहुत ही नम्र निवेदन था। एक प्रकार से कांग्रेस के द्वारा नम्र निवेदन किया जाता था, जो कभी उनके कई सारे रूप थे, कुछ साधन थे, उसके माध्यम से इस राष्ट्रीयता के काल को हम 1885 से 1905 के कार्यकाल में देख सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा काल आता है उग्र राष्ट्रीयता का काल, इसे हम 1906 से लेकर 1919 के कार्यकाल में देख सकते हैं, जब इसका विरोध हुआ कि नर्म तरीके से या हमें प्रार्थना करने से आज़ादी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, हमें अपने प्रयासों को तेज करना होगा, हमें अपने प्रयासों में एक प्रकार का गुस्सा भरना होगा, तभी हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि आराम कुर्सी पर बैठकर कभी भी या स्मृति या प्रार्थना पत्र देकर या गोष्ठियां करके हम कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस उग्र राष्ट्रीयता के काल को 1906 से 1919 का कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद में तीसरा जो काल है जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का युग कहा जा सकता है, इस समय गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी और गांधी जी ने अपने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से इसे गांधी युग भी कहा जा सकता है। तो कई सारे उन्होंने आंदोलन चलाए और वो आंदोलन का समय 1920 से लेकर 1947 तक का माना जाता है। तो इन 3 युग के माध्यम से हम राष्ट्रीय आंदोलनों के युग को बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उदार व नम्र राष्ट्रीयता के जो कार्य विधियां थी या उनके कार्य करने का तरीका था, तो उसे हम कौन कौन से इनके साधन थे जिसके माध्यम से उदार या उग्र राष्ट्रीयता में विश्वास करने वाले लोग इन बातों को मानते थे। तो वो है प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल, समाचार पत्र, गोष्ठियां व स्मृति पत्र। तो इनके माध्यम से ये सारे जो कार्य हुए हैं वो उदार व नम्र राष्ट्रीयतावादियों के साधन थे, जिन साधनों के माध्यम से उन्होंने अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया। रिवाइज करेंगे: प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल, समाचार पत्र, गोष्ठियां और स्मृति पत्र। अगला प्रश्न है कि उदार राष्ट्रवादियों नेताओं के नाम क्या क्या थे? कौन कौन से उदार राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले नेता थे? तो उनके नेताओं के हम नाम लिखेंगे। तो वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले,
सर फिरोज शाह मेहता और रास बिहारी बोस। तो फिर से नाम बताती हूँ, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, और इन सब में से गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। हम जानते ही हैं कि प्रत्येक दल में, जैसे इस समय एक उदाहरण डाल रहे, गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। उग्र राष्ट्रीयता के काल में तिलक, लाल बाल में से भी तिलक प्रमुख थे। और जो तीसरा आंदोलन का काल था, जो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, उसमें गांधी जी ही प्रमुख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आज मुख्य उन प्रश्नों को पढ़ा है जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से आते हैं, और एग्जामिनेशन की दृष्टि से ना भी आए तो एक जीके तो आपका स्ट्रॉन्ग करता ही है। तो जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप देते हैं तो उस स्थान पर भी ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे।